ओके, चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो करने का मेन मोटिव यही है कि हम लोग कैसे किसी टॉपिक में मतलब क्या क्या चीज़ हमको याद रखना चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, लाइक ट्रांसफार्मर में हमको क्या क्या चीज़ याद रखना चाहिए, और ये रिवीजन वीडियो भी है। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक है हम लोग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग को याद रखना चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या डिवाइस है? एक ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरा सर्किट में थ्रू द मीडियम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसका सीधा मीनिंग यही है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो एक साइड हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बीच में मैग्नेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, और देन फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर वो सेकेंडरी साइड चला जाता है। और इस होल प्रोसेस में उसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सप्लाई साइड 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी साइड भी 50 हर्ट्ज ही होगा। ठीक है, तो देखो ट्रांसफार्मर का वर्क क्या क्या है। यहाँ पे तो हम सिर्फ एक वर्क लिखे हैं कि ये ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज और करंट लेवल को। तो ये इसका सिर्फ एक वर्क हुआ। उसके अलावा भी इसके बहुत सारे वर्क हैं। जिस तरह सेकंड वर्क इसका होता है कि इसका यूज इम्पिडेंस मैचिंग में किया जाता है। अब इम्पिडेंस मैचिंग क्या है वो, इस इम्पिडेंस मैचिंग करने से हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हैं सोर्स टू लोड। ठीक है, तीसरा इसका वर्क होता है डीसी आइसोलेशन के लिए। डीसी आइसोलेशन मतलब अगर हमको एक सर्किट से सिर्फ एसी कंपोनेंट को दूसरा सर्किट में भेजना हो और डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना हो तो हम ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं उस समय। ठीक है, ये हो गया तीन वर्क। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं और क्या क्या वर्क है। तो यहाँ पे जैसे ट्रांसफार्मर की एक डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। अब प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग किसको बोलते हैं? प्राइमरी वाइंडिंग उस पोर्शन को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिसीव करता है सप्लाई से। ठीक है, मतलब सप्लाई जिस वाइंडिंग में डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग वैसा वाइंडिंग होगा जो सप्लाई जो एनर्जी को लोड की ओर डिलीवर करेगा। मतलब जिस साइड वाइंडिंग के जिस साइड लोड साइड कनेक्टेड रहेगा वो मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो अब थर्ड चीज में आता है कि ट्रांसफार्मर का और एक डेफिनेशन। अभी ये सब सारा हम ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन ही देख रहे हैं। ये डेफिनेशन तो याद रखना है कि क्या है, और जो उसका फंक्शन वो तो याद भी रखना है। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कहते हैं? ये है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का और एक तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्सन डिवाइस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्राइमरी में इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, और देन फिर वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों एनर्जी का यूज हो रहा है। इसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं कहते हैं। मोटर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स कहलाती हैं, जिसमें रोटेशनल पार्ट होता है, वो मैकेनिकल रोटेशन वो सब होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहलाती है। ठीक है, अब देखो, ये वो प्राइमरी वाइंडिंग, ये वो सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड। ऐसे ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इलेक्ट्रिकली कपल्ड, इलेक्ट्रिकल भी उसमें सप्लाई जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर हम लोग जनरली अगर ट्रांसफार्मर बात करें तो ट्रांसफार्मर हमेशा इलेक्ट्रिकली हमेशा मैग्नेटिकली कनेक्टेड रहते हैं। मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक करता है, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है, तो जनरल केस याद रखना है इसमें। ठीक है, टर्म्स के हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि वो स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। अगर हम जिस साइड हम लोग सोर्स लगाए हैं उस साइड, और जिस साइड लोड लगा है वो सेकेंडरी साइड, फिलहाल मान लेते हैं जिस साइड, ये प्राइमरी सेकेंडरी का डेफिनेशन हम लोग देख लिए। अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अगर हाई है, मतलब जिस साइड लोड लगा है उस साइड हाई वोल्टेज आ रहा है, तो उसको हम स्टेप अप कहेंगे। अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज लो है तो उसको स्टेप डाउन कहेंगे। और अगर दोनों साइड का वोल्टेज सेम है, ठीक है, तो उसको आइसोलेशन ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में दोनों में सेम टर्न्स रेशियो होता है। ठीक है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मेन पर्पस सेफ्टी पर्पस के लिए होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, ए ट्रांसफार्मर कैन बी टर्म एज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ओनली आफ्टर इट इज पुट इनटू द सर्विस। ये सिंपल बात है। अगर हम लोग हमें अगर अगर हम उसको ट्रांसफार्मर को अगर कहीं कनेक्ट करेंगे ही नहीं तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन? ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर दूसरा साइड से सप्लाई दे दें, तो जो ट्रांसफार्मर स्टेप अप है वो तो स्टेप डाउन दोनों तरह से है। लेकिन जब हम उसमें एक साइड सोर्स कनेक्ट कर लें और दूसरा साइड लोड कनेक्ट कर लें, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। तो इससे बेटर यही है कि हम लोग उसको
ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग है उसको प्राइमरी और सेकेंडरी ना कहकर और स्टेप डाउन या स्टेप डाउन अप ना कहकर हम लोग उसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग वैसा वाइंडिंग जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है, लो वोल्टेज वाइंडिंग वैसा वाइंडिंग है जिसमें लेस नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें, अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर हैज हाई एफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ मूविंग पार्ट्स। हाँ, चूंकि इसमें ये एक स्टैटिक डिवाइस है तो इसमें मूविंग पार्ट्स बहुत कम है, तो लॉसेस भी बहुत कम होगा, लॉसेस कम होगा तो इसका एफिशिएंसी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और देखो ये टॉपिक क्या बता रहा है, इंसुलेशन कंसिडरेशन लिमिट्स द जनरेशन ऑफ जनरेटर वोल्टेज अबाउट 11 टू 22 और 33 केवी। ये बेसिकली ये बता रहा है कि हम लोग को ट्रांसफार्मर की जरूरत ही क्यों पड़ा। ट्रांसफार्मर का इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ा क्योंकि हम लोग जनरेटर से 11 या 33 केवी तक ही हम लोग जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंसुलेशन कंसिडरेशन आ जाता है कि ज़्यादा अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो उस तरह का इंसुलेशन अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास। ठीक है, तो हम लोग 11 या 33 ही केवी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 11 या 33 केवी को अगर हम लोग ट्रांसमिट करेंगे तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा लोड साइड। तो हमको उससे बचने के लिए, क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ट्रांसमिशन लाइन में ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा, I2R लॉस हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं और वही 11 केवी को हम लोग 440 केवी में बदल देते हैं, या उससे हाई वोल्टेज 715 केवी में भी बदला जा सकता है। और ये सब में बदल देते हैं, इससे तो क्या होता है, मैं करंट कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा, तो अगर करंट कम हो गया तो I2R लॉस भी कम हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन में, तो हम लोग का कम लॉसेस होगा। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल इम्पीडेंस मैचिंग के लिए होता है ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इम्पीडेंस मैचिंग क्या है। देखो, अगर नॉर्मल सर्किट होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स होता है उसको और जो लोड रेजिस्टेंस है दोनों बराबर कर देता है, तो उसके कारण मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है सोर्स टू लोड। ठीक है, सेम फॉर ट्रांसफार्मर भी हमको वही करना है। हम लोग क्या करना है, जो इसका सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस RTH है, हम लोग को इसको पहले प्राइमरी साइड रेफर करना होगा और सेम रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस दोनों बराबर करना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो ये हो जाएगा R डैश RL डैश इक्वल टू RL बाय के स्क्वायर। के यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो विच इज इक्वल टू N2 बाय N1। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N2 बाय N1 होता है और टर्न्स रेशियो N1 बाय N2 होता है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो याद ये है, तो RL डैश इक्वल टू हो जाएगा R2 बाय RL बाय के स्क्वायर। इसको जब हम प्राइमरी साइड भेज देंगे और यही चीज को हम लोग को RTH से बराबर कर देना है। अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो मेरा उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को अगर, हाँ ये बराबर कर दिए, अब दोनों को अगर हम लोग रेशियो में लिखना चाह रहे हैं, इसको बराबर करने के बाद अगर हम RTH डिवाइड बाय RL करेंगे तो 1 बाई के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बता रहा है कि मान लो यहाँ कोई भी लोड लगा हुआ और यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस को पता है, अगर हमको कोई भी लोड लगा हुआ है और कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो हमको फिर भी हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, तो उसमें हम लोग टर्न्स रेशियो कितना रखेंगे वो हमको डायरेक्ट इससे पता चल जाएगा। ठीक है, के इक्वल टू N2 बाय N1 है ना, तो मुझसे हम लोग पता कर सकते हैं कि N2 बाय N1 कितना रखेंगे कि हम लोग का कोई भी लोड रेजिस्टेंस होने पे और कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस होने के बावजूद हम लोग का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो इम्पोर्टेंट टैक्स क्या क्या है इसे हम बता चुके हैं, इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट वो सब पता है, इम्पीडेंस मैचिंग, आइसोलेशन ऑफ DC सर्किट व्हाइल परमिटिंग द फ्लो ऑफ AC सर्किट। ठीक है, तो ये 3 काम बताया जा चुका है। हाँ, अब हम लोग यहाँ देखेंगे ना कि नीड ऑफ लैमिनेशन, लैमिनेशन का नीड क्यों पड़ा ट्रांसफार्मर का। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है ना कि हम लोग ये सुनते हैं कि ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है। ठीक है, लैमिनेटेड मतलब पतला पतला वो पतला पतला स्लैब टाइप का रहता है, छोटा छोटा। ठीक है, तो वो लैमिनेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ा, तो उसका सिंपल रीजन है, जितना भी हम लोग लैमिनेशन कर रहे हैं सिलिकॉन स्टील या CRGO मटेरियल से जो भी चीज कोर बना रहा है, सबके पीछे एक रीजन है। तो सबसे पहले जानते हैं कोर बना किससे रहता है, तो कोर बना रहता है सिलिकॉन स्टील या CRGO मटेरियल से। और सिलिकॉन स्टील और CRGO मटेरियल में ये खासियत होता है कि उसका परमेबिलिटी बहुत हाई होता है। परमेबिलिटी मतलब म्यू,
म्यू अगर बहुत हाई होगा तो उसका रिलक्टेंस क्या होगा, रिलक्टेंस बहुत लो होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो उसमें फ्लक्स मेरा क्या होगा, फ्लक्स मेरा बहुत ज्यादा बना, क्योंकि फाई इक्वल टू एन आई बायस होता है। कम रिलक्टेंस मतलब ज्यादा फ्लक्स, ठीक है। सेम उसी तरह करंट का एनालॉजी समझो, अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा म्यू अगर कम है, ठीक है, तो मैं ज्यादा फ्लक्स, रिलक्टेंस भी कम होगा। म्यू अगर अधिक है तो मेरा रिलक्टेंस कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो मेरा फ्लक्स अच्छा बनेगा। और फ्लक्स अगर अधिक होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मेरा यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, ठीक है, वो आसानी से चेंज कर सकता है अपना डायरेक्शन। मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है, thus dipole can easily change their direction due to high permeability and support the main flux, thus reduces the hysteresis loss। देखो ये टोटल टर्म समझने के लिए तुमको सबसे पहले म्यू समझना होगा, म्यू आखिर है क्या। म्यू बेसिकली ये बताता है ना कि कितना इजीली कोई चीज अपना, कोई भी मैग्नेटिक डायपोल होता है वो अपना ओरिएंटेशन कितना जल्दी वो रोटेट कर सकता है, ठीक है। कोई भी चीज मटेरियल बना हो तो मैग्नेटिक डायपोल बना होता है, मैग्नेटिक डायपोल, और ये मैग्नेटिक डायपोल ही जब एक डायरेक्शन में ओरिएंटेटेड हो जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है वो मटेरियल, ठीक है। तो अगर किसी चीज का म्यू अधिक है तो इसका मतलब हो रहा है कि वो डायपोल जो है वो आसानी से बन जा रहा है, ठीक है। मतलब आसानी से वो ओरिएंटेट कर जा रहे हैं, आसानी से मुड़ जा रहे हैं। मतलब जैसे ही हम उसमें करंट देंगे तो इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। हाँ, आसान भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि अगर म्यू अधिक है तो उसमें जैसे ही करंट देंगे वो आसानी से मैग्नेटाइज होगा, फिर करंट को जैसे रिवर्स करेंगे वो आसानी से जल्दी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज आसानी से रिवर्स हो जा रहा है और फिर सेम डायरेक्शन, फिर करंट का डायरेक्शन चेंज करने पर फिर चेंजेस हो जा रहा है, तो रिवर्सल ऑफ करंट को जब कोई चीज आसानी से कर लेता है तो इसका मतलब उसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस वही है। हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है, इसके लिए वो बीएच कर्व वाला बेसिक्स में तुम पढ़े होगे कि जैसे ही करंट का डायरेक्शन जब रिवर्स करते हैं, ठीक है, और जब मतलब करंट पहले किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से पहले मैग्नेटाइज किए फिर रिवर्स किए तो बीएच कर्व में क्या होता है कि कुछ पार्ट बच जाता है, ठीक है। वहाँ कोहेरेसिव फोर्स लगता है हमको उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो गया। तो यही सब जो एनर्जी जो खर्च होता है वही हिस्टैरिसीस लॉस कराता है। तो अगर जितना म्यू अगर अधिक होगा तो उसके कारण वो रिवर्सल भी अधिक हो जाएगा, रिवर्सल अधिक हो जाए तो वो डी इजिली वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और मेरा हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। ये हो गया कोर लॉस का, हम लोग सिर्फ एक पार्ट को कम किए। कोर लॉस दो पार्ट में बना होता है, पहला हिस्टैरिसीस लॉस और होता है ईडी करंट लॉस, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए हम लोग उसको सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ मटेरियल से बना दिए, ठीक है, वो बात खत्म हो गया। अब सेकंड बात है ना, यहाँ पे है ईडी करंट लॉस। अब ईडी करंट है क्या, ईडी करंट वैसा टाइप ऑफ करंट होता है जिससे देखो कोई भी नॉर्मल अगर वायर देखते हैं, वायर में जब हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, और करंट फ्लो होता है। तो वो तो हम लोग पता है, लेकिन अगर कोई सॉलिड मटेरियल है जिससे मान लो कोई बॉक्स या फिर कोई भी चीज है, जब उसमें भी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। और वही जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ईडी करंट कहलाता है, जो सॉलिड मटेरियल में वो इंड्यूस होता है। और वो ईडी की तरह दिखता है, मतलब क्या बताएं, समुद्र में जिस तरह ईडी नहीं होता है, ईडी का भी सर्च करना, ईडी इन सी, तुमको पता चल जाएगा क्या है वो। तो सेम उसी टाइप का ईडी करंट दिखता है, इसीलिए उसका नाम ईडी करंट रखा गया है, ठीक है। तो ईडी करंट अब कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन ऐड करते हैं वो कोर में, क्योंकि सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी अधिक होता है, और अगर रेजिस्टिविटी अधिक होगा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आर रो है रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी अधिक होगा तो इसका मतलब उसका क्या, रेजिस्टेंस अधिक होगा, और रेजिस्टेंस अधिक होगा तो मैं ईडी करंट लॉस जो होगा वो कम होगा, ठीक है, ठीक है ना। हम एक प्योर इंसुलेटर नहीं रख सकते यहाँ पे, पहला बात, ईडी करंट को कम करने के लिए, क्योंकि वो फिर मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। हम लोग को ऐसा चीज चाहिए, ऐसा मटेरियल चाहिए जो मैग्नेटाइज भी हो, ठीक है। और सेकंड चीज, पहला चीज वो मैग्नेटाइज भी हो, और सेकंड चीज क्या होना चाहिए, उसका रेजिस्टिविटी भी अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने सिलिकॉन यहाँ ऐड कर दिए, सिलिकॉन ऐड कर दिए तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गया, तो जैसे ही तो उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। बट हम लोग ये जो सिलिकॉन का अमाउंट है वो ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, सिलिकॉन का मैक्सिमम अमाउंट हम लोग 4% ही ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन ऐड करने पर उसका ब्रिटलनेस बढ़ जाता है मटेरियल का, ठीक है।
अगर हम लोग अगर ज़्यादा अगर 4% से अधिक अगर हम सिलिकॉन मिलाएंगे तो उससे क्या होगा ना कि जब हम लोग उसका मोल्डिंग करेंगे, मोल्डिंग मतलब क्या होता है ना कि जब उसको सांचा में ढालेंगे, मतलब कोर को जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, कोर को बनाने के लिए पहले मेल्ट करना पड़ता है मटेरियल सबको, फिर लास्ट में मोल्डिंग करना पड़ता है, मतलब सांचा में ढालना होता है। तो ड्यूरिंग मोल्डिंग प्रोसेस उसमें क्रैक्स आने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग ये सिलिकॉन ऐड करके नहीं कर सकते, तो उससे बेटर क्या है, हम लोग लेमिनेशन करते हैं। लेमिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पूरे कोर को स्मॉल स्मॉल सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल लंबा लंबा सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कम हो जाता है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने के कारण आर भी कम हो जाए, क्योंकि आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अगर ए तुम कम कर दोगे तो मेरा रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए है, ठीक है। अगर ए कम कर दोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो ईडी करंट जो है वो फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ईडी करंट अगर डिक्रीज हो गया तो ईडी करंट लॉस डिक्रीज हो गया। तो देखो, अगर इन समरी अगर हम ये पेज के बारे में बताएं तो ये पेज में आखिर हम लोग क्या पढ़े, ये पेज में हम लोग ये पढ़े कि देखो, ट्रांसफार्मर का कोर में दो प्रकार का लॉस होता है, दोनों मिला के कोर लॉस दोनों कहते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है ईडी करंट लॉस, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या किए, वहाँ हाई परमेबल का मटेरियल डाल दिए, ताकि ताकि वहाँ जो मैग्नेटिक डायपोल है वो आ जा इजिली से ओरिएंटेटेड हो जाए, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर सके, और जिसके कारण वहाँ लॉसेस ना हो ये। तो इससे मैं हिस्टैरिसीस लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म नहीं मतलब बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा चीज है ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस कम करने के लिए हम लोग यहाँ क्या किए, स्टार्टिंग में हम सोचे कि सिलिकॉन स्टील ऐड करेंगे, लेकिन सिलिकॉन स्टील हम लोग मैक्सिमम 4% तक ही ऐड कर सकते थे। तो फिर भी हमको अगर हमको ईडी करंट लॉस को और कम करना है तो हम लोग क्या किए, फिर लास्ट में लेमिनेशन बनाए, लेमिनेटेड कर दिए, लेमिनेटेड कर दिए तो ओवरऑल एरिया जो ऑफर्ड हुआ ईडी करंट के लिए वो कम हो जाएगा, और ईडी करंट के लिए एरिया कम हो जाएगा तो ईडी करंट कम हो जाएगा, और ईडी करंट कम हो जाएगा तो मैं ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया ना, देखो ये है पूरा कोर, कोर को हमने सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड कर दिए। स्टार्टिंग में ईडी करंट यहाँ से यहाँ पूरा फ्लो कर सकता था जब इसको हम डिवाइड नहीं किए थे, लेकिन अब इसको जब सेक्शन बाय सेक्शन में डिवाइड कर दिए तो इसमें देखो छोटा छोटा सर्कुलर एरिया में ही ये फ्लो कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगला चीज है ना कि कौन कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं हम लोग ये जो इंसुलेशन के लिए, क्या है कि लेमिनेशन ये नहीं कि सिर्फ लेमिनेट करके फिर वहाँ लगा दिए, उसके बीच में इंसुलेशन भी डालना पड़ेगा ताकि एक दूसरे वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड ना हो, ठीक है। तो इंसुलेशन डालने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं चाइना क्ले, जापान वार्निश, इम्प्रिग्नेटेड पेपर, ऑक्साइड पेंट। ये चार चीज है, इसको याद रखना है और कुछ नहीं है। अब देखो, यहाँ एक सिंपल टर्मिनोलॉजी है कि ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं। ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं ओवरऑल एरिया को, इसमें हम लोग कोर का एरिया और साथ ही साथ जो इंसुलेशन का एरिया है सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ओवरऑल एरिया, ठीक है। अब होता है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है ना कि अगर ये टोटल जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें से जो इंसुलेशन जो एरिया ले रहा है उसको हटा दो, मतलब जो सिर्फ कोर का एरिया है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, सीआरजीओ मटेरियल है, उसी का जो एरिया है वही वही एरिया मेरा नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। और अगर हम यही नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरा स्टैकिंग फैक्टर निकलता है, ठीक है। और इसका वैल्यू ऑब्वियसली एक से कम होगा, ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो कोर एरिया होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू कोर प्लस इंसुलेशन एरिया से, ये जनरल बात है, ठीक है। अब यहाँ सिंपल एक टॉपिक है कि जो लेमिनेशन है, लेमिनेशन को टाइटली क्यों बांधा जाता है, उसका रीजन क्या है। देखो ये जनरल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है इंटरव्यू वाला क्वेश्चन कि आखिर हम लोग लेमिनेशन को क्यों टाइट से बांधते हैं या फिर हम लोग का स्टैगरिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो लेमिनेशन को टाइटली राइवेटेड करने का ये मकसद होता है ताकि कहीं कंटिन्यूस एयर गैप ना हो। अगर कंटिन्यूस एयर गैप होगा तो मेरा क्या होगा, जो मैग्नेटिक पाथ बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, उसका रिलक्टेंस अधिक होगा, और अगर उसका रिलक्टेंस अधिक होगा तो हम लोग को ज्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट चाहिए रहेगा उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है, ठीक है। फाई इक्वल टू एन आई बाय एस होता है ना, फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू एम ए बाय रिलक्टेंस एन आई बाय एस। तो अगर मेरा रिलक्टेंस अधिक होगा तो मेरा हमको मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज्यादा चाहिए रहेगा उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं मैग्नेटाइजिंग करंट अगर अधिक होगा, ठीक है, ये सब फेजर वैसे बात का है लेकिन फिलहाल अभी समझ सकते हैं, या फिर नहीं समझ में आया तो फिर आगे देख के फिर इसको बैक में देख सकते हैं। देखो अगर मेरा आई म्यू अगर अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, ये पाथ लंबा हो जाएगा, तो मेरा पहले स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक था रिजल्टेंट करंट जो नो लोड करंट है, अगर हम ये पाथ लंबा हो जाएगा तो ये करंट मेरा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा जो यहाँ पावर फैक्टर एंगल है वो बढ़ जाएगा,
और पावर फैक्टर एंगल बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल फाइव बढ़ जाएगा तो मैं कॉस फाइव क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फाइव बढ़ने पे जिस तरह कॉस में क्या होता है, एंगल बढ़ने पे उसका वैल्यू कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि एंगल बढ़ जा रहा है तो कॉस फाइव भी वैल्यू कम हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी फिलहाल इतने करते हैं, नेक्स्ट में फिर ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन आगे खत्म करेंगे।